नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 29 सीटों पर जातिगत समीकरण का ध्यान रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। इसमें 5 सीटों पर राजपूत, 5 पर यादव, 4 पर पासवान और 4 पर भूमिहार जाति के उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, तेली, पासी, सूढ़ी, रौनियार, कानू, रजवाड़, धोबी, कुशवाहा, रविदास और मुस्लिम समुदाय के एक उम्मीदवार को भी टिकट दिया गया है। चिराग पासवान ने सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे बिहारी फर्स्ट के संकल्प को साकार करते हुए डबल इंजन वाली एनडीए सरकार की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने प्रत्याशियों से जनता के बीच जाकर अपने संदेश और विकास कार्यों को साझा करने की अपील की। चीन ने गुरुवार को कहा कि उसका रूस से तेल आयात पूरी तरह वैध और कानूनी है और अमेरिका अगर इसके खिलाफ एक तरफा प्रतिबंध लगाएगा तो बीजिंग कड़े जवाबी कदम उठाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अमेरिका का यह रवैया एक तरफा दबाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और औद्योगिक स्थिरता के लिए खतरा है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के जवाब में आया कि भारत और चीन को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए। चीन ने कहा कि उसकी नीति निष्पक्ष और पारदर्शी है और यूक्रेन संकट पर हमेशा वस्तुनिष्ठ रुख अपनाया है। लिन ने चेतावनी दी कि अगर चीन के वैध हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। CREA के अनुसार चीन रूस का सबसे बड़ा और भारत दूसरा सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन खरीदार है। गुरुवार को गुजरात के 16 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिससे राज्य में कैबिनेट फेरबदल की तैयारी पूरी हो गई है। भाजपा नेतृत्व ने यह कदम स्थानीय निकाय चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले रणनीतिक पुनर्गठन के तहत उठाया है। निवर्तमान मंत्री परिषद में 8 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री शामिल थे। नई मंत्री परिषद में लगभग 22-23 मंत्री होंगे, जिसमें केवल 4-5 मौजूदा मंत्री ही बने रहेंगे। शपथ समारोह शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे महात्मा मंदिर, गांधीनगर में होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पटेल ने मंत्रियों से बैठक कर उनके इस्तीफे पर चर्चा की और शाम को राज्यपाल से नई मंत्रियों की लिस्ट सौंपने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री पद भी बहाल हो सकता है। संभावित दावेदार हर्ष सांघवी और कुंवर जी हलपति हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए आरक्षण 42% करने के राज्य हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद राज्य में कुल आरक्षण 50% से ऊपर चला गया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि चुनाव जारी रह सकते हैं और मामले का फैसला तेलंगाना हाईकोर्ट पर छोड़ दिया गया। 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश MS-9 पर 6 हफ्ते की अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके तहत OBC आरक्षण 25% से बढ़ाकर 42% किया गया था। तेलंगाना सरकार ने दावा किया कि यह निर्णय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर लिया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने 50% की सीमा को कठोर नियम नहीं माना है। न्यायालय ने राज्यपाल की स्वीकृति न होने और चुनाव अधिसूचना से पहले कोटा बढ़ाने पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने इसे वैध ठहराया। इस्राएल ने गुरुवार को गजा में हमास के साथ जारी युद्ध विराम के बावजूद सैन्य अभियान फिर से शुरू करने की चेतावनी दी है। यह चेतावनी उस समय आई जब हमास ने 2 और बंधकों के अवशेष सौंपे, जिससे इस्राएल को अब तक कुल 9 बंधकों के अवशेष मिले। इस्राएली रक्षा मंत्री इस्राएल काट्स ने कहा कि अगर हमास अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता तो अमेरिका के साथ मिलकर हमास को पूरी तरह हराने के लिए लड़ाई फिर से शुरू की जाएगी। राफा क्रॉसिंग, जो गजा में मानवीय सहायता के लिए महत्वपूर्ण है, गुरुवार को बंद रही, जिससे क्षेत्र का संकट बढ़ गया। हमास ने कहा कि शेष बचे शवों को निकालने के लिए विशेष उपकरणों की जरूरत है। युद्ध विराम के तहत इस्राएल को 360 फिलिस्तीनी शव लौटाने हैं। गजा के डॉक्टरों ने बताया कि अब तक लौटाए गए 90 शवों में कई पर यातना और फांसी के निशान थे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर याचिकाकर्ताओं पर बिहार की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश करने और झूठे दावे करने का आरोप लगाया है। आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 2011 की जनगणना और अपुष्ट आंकड़ों का गलत इस्तेमाल किया, जिससे अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के पीछे वैध कारण थे। 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी, 36 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए, जबकि 7 लाख किसी दूसरे स्थान पर भी नामांकित पाए गए। आयोग ने यह भी बताया कि 3.66 लाख नाम नोटिस और सुनवाई के बाद हटाए गए। मुसलमानों के नाम हटाने के आरोप को ईसीआई ने सांप्रदायिक दृष्टिकोण बताते हुए खारिज किया और कहा कि उसके पास धर्म आधारित डेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह अंतिम मतदाता सूची को पारदर्शिता के साथ प्रकाशित करेगा और मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने इसे रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। हालांकि भारत ने उनके दावे का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बुधवार को दोनों नेताओं के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई और भारत के ऊर्जा से जुड़े फैसले उपभोक्ता हितों और राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि मोदी ट्रंप से डरते हैं। ट्रंप ने मोदी को अपना दोस्त बताते हुए उनकी तारीफ की और कहा कि यह फैसला यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की ऊर्जा नीति उसके राष्ट्रीय हितों और वैश्विक हालातों के संतुलन पर आधारित है। भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए हमेशा पड़ोसी देशों को दोष देता रहा है। जायसवाल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपनी संप्रभुता जताने से नाराज है, जबकि भारत अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करता है। उन्होंने डूरंड लाइन पर हुई हिंसा और निर्दोष लोगों की मौत की निंदा की। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि अफगानिस्तान इस समय भारत के लिए छद्म युद्ध लड़ रहा है। कनाडा के सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर पिछले 4 महीनों में तीसरी बार गोलीबारी हुई है। एनडीटीवी के अनुसार यह हमला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जुड़े गोल्डी ढिल्लोन और कुलदीप सिद्धू ने किया। पहला हमला 10 जुलाई को हुआ था जब कुछ कर्मचारी रेस्टोरेंट में मौजूद थे, जबकि दूसरा हमला 8 अगस्त को हुआ जिसमें कम से कम 25 गोलियां चलाई गईं। हालिया हमले के तुरंत बाद गोल्डी ढिल्लोन और कुलदीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हुए रेस्टोरेंट से दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आम जनता से उनका कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो लोग अवैध काम करते हैं या पैसा नहीं देते, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। यह घटनाक्रम सुरक्षा और स्थानीय अपराध के मुद्दे को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को हुई अभूतपूर्व घटना, जब वकील राकेश किशोर ने मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई पर जूता फेंका, पर अब कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। इसे उन्होंने घिनौना और निंदनीय कृत्य बताया। यह घटना सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट हॉल नंबर 1 में हुई थी, जब सुनवाई के दौरान किशोर ने सनातन धर्म का नारा लगाते हुए जूता फेंका, जो सीजीआई के पास जाकर गिरा। सीजीआई गवई ने संयम दिखाते हुए कहा कि इसे नजरअंदाज करें। एजी वेंकटरमणी ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का कृत्य नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था की गरिमा पर हमला है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किशोर का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसे अपने आप खत्म होने दो, ताकि सोशल मीडिया पर विवाद और ना भड़के। अदालत ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ बढ़ती ट्रोलिंग और भ्रामक सामग्री पर भी चिंता जताई। जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी और अंतिम लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी ने कुल 101 प्रत्याशियों की घोषणा पूरी कर ली है, जबकि एनडीए में भाजपा को भी 101 सीटें मिली हैं। जेडीयू की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था, जिससे विवाद खड़ा हुआ था, लेकिन दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम प्रत्याशी सबा जफर अमौर से, मंजर आलम जोकीहाट से, शगुफ्ता असीम अररिया और मोहम्मद जमा खान चैनपुर से टिकट दिया गया है। 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया था। इस बार पार्टी ने कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी मतदाताओं पर ज्यादा ध्यान दिया है। दोनों लिस्टों में कुल 37 ओबीसी, 22 ईबीसी, 22 सामान्य वर्ग, 15 एससी, 4 मुस्लिम और 1 एसटी उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा सीट बंटवारे और सामाजिक संतुलन को लेकर एनडीए के भीतर तनाव अभी बरकरार है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.